औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आप लोगों के लिए जो है, जैसे कि आप लोगों को अपने क्लास 10 के लेक्चर्स में जो है वो प्रोग्राम लिखना कैसे है और इनपुट कैसे जो है वो चेक करनी है, आउटपुट कैसे देनी है, आप लोगों को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान जो है वो लेक्चर लेकर आई हूँ कि आपको इन प्रोग्राम्स को समझना कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों की एक्सरसाइज में पेज नंबर 70 पे जो है वो गिवन है कुछ प्रोग्राम्स जिनकी आपने जो है वो आउटपुट लिखनी है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ये प्रोग्राम है और यहाँ पर है कि हाउ यू कुड आउटपुट दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दो तरीके होते हैं। या तो आपके पास तरीका ये होता है कि आप वैल्यू जो है वो खुद यहाँ पर जिस तरह से वैल्यू है इंसर्ट की गई है, एक्स की वैल्यू 17, वाई की वैल्यू 5, ये इंसर्ट की गई है वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ जाती कहाँ हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं यूज़र से। ठीक है, तो वो जब आप इनपुट लेते हैं तो वहाँ पर आप printf और scanf की कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पर आप वैल्यूज़ को खुद इंसर्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है, तो ये वैल्यूज़ जो है वो मेमोरी में एज इट इज़ जाकर स्टोर होती हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को करते कैसे हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये आपके सामने प्रोग्राम है। ठीक है, और अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मैं जो है वो मेमोरी बना रही हूँ कि किस तरह से कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है और किस तरह से ये स्क्रीन पे ऊपर जो है वो आउटपुट आएगी आपके पास। ठीक है, अब मेमोरी की बात अगर हम लेते हैं तो जैसे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू हैव टू इनपुट दैट वैल्यूज़। तो इनपुट का मतलब ये है कि मेमोरी में इन सब की कुछ स्पेसेस जो हैं वो इसी वेरिएबल के नाम की जो है वो बन जाएंगी। जैसे एक्स है, वाई, जेड, उसके बाद जो है वो Z1, Z2, Z3 एंड Z4। ये आपके पास 7 बेसिकली 5 वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स 4 और 5 6। ठीक है, 6 वेरिएबल्स हैं जो कि यहाँ पर मेमोरी में क्रिएट हो गए। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है x = 17। इक्वल टू का मतलब यहाँ पर क्योंकि दो तरह के इक्वल होते हैं, एक होता है x = 17, इसका मतलब है यहाँ पर ये इक्वल्स टू है, ये चेक करता है कि x की वैल्यू 17 है या नहीं है। लेकिन अगर x = 17 लिखा है तो उसका मतलब है कि मेमोरी में जो x का आपके पास मेमोरी एलोकेशन है उसको 17 वैल्यू एलोकेट हो जाए, 17 वैल्यू जो है वो उसको दे दी जाए। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास है 5, जैसे यहाँ पर गिवन है कि y इज़ गिवन टू द 5 वैल्यू। ठीक है, इसके बाद Z1 पे आपके पास जो है वो गिवन है कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि x / y है। ठीक है, आपके पास मेमोरी में ये काम नहीं होता, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू कैलकुलेट होगी। जैसे मैं आपको सिर्फ बताने के लिए x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू 5 है, ये दोनों डिवाइड होंगी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो सेव होगी दैट वुड बी 3.4। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू सारी इंटीजर थी, इसकी टाइप इंट है ना। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यू है तो पॉइंट की वैल्यू जो है वो इसमें से डिस्कार्ड हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ 3 वैल्यू जो है वो इस Z1 को असाइन कर दी जाएगी। समझ आ गई? नेक्स्ट वन Z2 की वैल्यू आपके पास x %y। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपके पास जब मैं डिवाइड करूँगी ना 17 / 5 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 5 3s are 15 और यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो बेटा ये याद रखिएगा कि आपके पास ये इसका जो है वो कोशेंट है ना, तो आपके पास डिवाइड में कोशेंट की वैल्यू आती है, लेकिन जो आपके पास परसेंटेज है उसमें रिमाइंडर वैल्यू आती है 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 जो है वो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास Z3 में क्या वैल्यू है, Z3 यानी कि प्लस x है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है उसमें एक और प्लस कर देंगे, दैट वुड बिकम 18। समझ आ गई? ये आपके सामने फार्मूलाज नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। ठीक, और Z4 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, y++। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, या तो वो प्री डिसेसर हो या वो पोस्ट डिसेसर हो। ये इंक्रीमेंट्स हैं, तो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, दोनों में वैल्यूज़ यही होती है कि उसमें एक इंक्रीज हो जाए। तो आपके पास y++ है तो इसका मतलब y की वैल्यू में 1 + y इट विल बिकम 6। ठीक है, अब मैं आपको इसका आउटपुट बताती हूँ। अब यहाँ पर जिस तरह से आपके पास
ये आपके पास वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आपका दिया हुआ है कि यू हैव टू प्रिंट Z1, ठीक है। Z1 इज इक्वल्स टू %d, तो इसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले क्या होगा, Z1 इज इक्वल्स टू %d था, तो इसका मतलब है कि Z1 के अंदर जो वैल्यू है 3 वो यहाँ आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से Z2 था, ठीक है। /n दिया हुआ है, तो /n का मतलब ये याद रखिएगा कि /n का मतलब होता है कि इन द नेक्स्ट लाइन, तो Z2 और फिर उसका आंसर जो है वो आपके पास 2 के अंदर कौन सी वैल्यू आपके पास गिवन है, अगेन 2 है। Z3 नेक्स्ट आउटपुट थी, इट विल बिकम योर 18, ठीक है। एंड Z4 इट विल हैविंग द वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। उन्होंने ये Z1 Z2 ये वाला जो है ये printf में दिया हुआ था, इसलिए ये वाली वैल्यूज %d की वजह से जो है वो आपके सामने इस मेमोरी में से वो डिस्प्ले होंगी। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो ये है, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं यहीं पर आपको बुक में करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि सामने जो है वो दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सेम वही मेमोरी में जो है वो एलोकेशन बनेगी। ये इंट की है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप है b आपके पास, ठीक है। बट आफ्टर दैट आपके पास A, C, D, E एंड F, ऑल ऑफ दीज आर द फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। समझ आ गया, ठीक है। और ये वैल्यूज अब आप असाइन करना शुरू करें तो A की वैल्यू उन्होंने असाइन की 14.84, B को वैल्यू असाइन हुई है 7। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट C जो है वो आपके पास फार्मूला है। अगर आप फार्मूला देखें तो C में फार्मूला आपके पास दिया हुआ है A माइनस बी। A की वैल्यू B में से अगर माइनस करेंगे तो ये आपके पास 14.84 में से 7 अगर माइनस होगा तो आपके पास वैल्यू जो है वो 7 पॉइंट, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप है तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, 7.84 जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन D में वैल्यू, ये D की वैल्यू है। D की वैल्यू अगर कैलकुलेट होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइडेड है तो इसका मतलब है ये आपके पास 2.12 जो है वो डिवाइड करके इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। A माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 3, तो A माइनस बी अभी हमने कैलकुलेट किया था 7.84, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इट विल बिकम 6.36, ठीक है। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास ये आ गया है, ठीक है। और F की वैल्यू आपके पास, मैंने ये नेक्स्ट पेज पे था तो मैंने यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया, ठीक है। A प्लस बी दोनों प्लस किए तो आपके पास बना 21.84, ठीक है। 21.84 को डिवाइडेड बाय 2 किया, डिवाइडेड बाय 2 है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास जो है वो 10.92 जो है वो 10.92 जो है वो F की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपका ये कैलकुलेट होने के बाद जब आउटपुट क्रिएट होगी तो सबसे पहले मेमोरी में ये एलोकेशंस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट काम जो है C की वैल्यू कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट जो है /n C इक्वल्स टू, यानी कि आउटपुट जो है स्क्रीन पर आया C इक्वल्स टू %f है, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप वैल्यू C की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। C की वैल्यू आपके पास 7.84 जो है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, D की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो मैंने भी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाई है वो कैलकुलेट होगी A डिवाइडेड बाई D, तो आपके पास D की वैल्यू नेक्स्ट पे कैलकुलेट होकर जो डिस्प्ले होगी वो 2.12 होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन D के बाद E की वैल्यू A माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 3, दैट विल बिकम 6.63, और उसके बाद E की वैल्यू डिस्प्ले होगी तो वो आपके पास आ जाएगी 6.636, ठीक है। एंड एट द लास्ट इट विल बिकम योर F वैल्यू, और F की वैल्यू जो है वो आपके पास अगर आप देखें तो 10.92, बस सिंपल ये डिस्प्ले जो है वो आपके सामने। तो आपके सामने आउटपुट जो अगर आपको पेपर में बनाने के लिए आएगा तो आप ये डायरेक्टली जो है वो आउटपुट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आप रफ काम में भी कर सकते हैं, वैसे तो आप सिंपल में भी कर सकते हैं कि मेमोरी में कैसे वैल्यू एलोकेट हो रही है और आपके पास रिजल्ट जो है वो कैसे आ रहा है। समझ आ गया। तो आप इस तरह से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको अब चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बताऊंगी, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो बताऊंगी कि कैसे जो है ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ओके, दूसरा तरीका जैसे आप लोगों की बुक में यहाँ पर जो है वो गिवन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपके पास ये मैंने आपको बताया था कि आपके पास printf और scanf की वैल्यू दी हुई है। यहाँ इंटीजर में आपको दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है।
तो मेमोरी में आप लोगों को ये पता है कि वेरिएबल जो है वो एलोकेट हो जाएंगे मेमोरी में, ठीक है। तो एक्स वाई, सम का, डिफरेंस का, ठीक है, प्रोडक्ट का, जो कोशेंट है QUOT का मतलब होता है कोशेंट, और रिमाइंडर। कोशेंट का मतलब है डिवाइड करने के बाद जो आपके पास है, ठीक है। तो आपके सामने ये जो है वो मेमोरी में एलोकेट हो गए। सबसे पहला जो आपने इंट लिखा था उसकी वजह से, ठीक है, और ये सारी इंटीजर टाइप हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आपने यूज़र से वैल्यू गेट करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर आपका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या कहता है कि रिजल्ट में जब डिस्प्ले हुआ एंटर 2 नंबर्स, तो 17 और 5 जो है वो 2 नंबर्स एंटर हुए। मैं यहाँ पर एंटर जो है वो अपनी मर्जी से नंबर कर रही हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने एंटर की 2 और 12, और वाई की वैल्यू जो है वो मैंने एंटर की फॉर एग्जाम्पल लाइक 5 ही कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जब ये कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इन दोनों को सम किया तो डेट विल बिकम 17। डिफरेंस हुआ तो इसमें से आया आपके पास 7, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, एक्स वाई मल्टीप्लाई है ना, तो 12 5 60, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये मैंने आपको बताया था ना डिवाइड होगा, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 10, तो 2 जो है वो इसका क्वोशंट है डिवाइड होने के बाद, यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है। लेकिन इसका रिमाइंडर भी आपके पास जो है वो 2 है, समझ आ गया, ये रिमाइंडर है और ये क्वोशंट है, तो आपके पास क्वोशंट 2 है तो रिमाइंडर भी आपके पास 2 होगा, समझ आ गया। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। और सेम एज अब जब नीचे आएंगे तो आपके पास क्या है /n सम, तो इसका मतलब है स्क्रीन पर सम इक्वल्स टू, और जब इसकी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी सम इज इक्वल्स टू, जो सम की वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, तो पूरा लिखा हुआ है डिफरेंस, जो होगा वो आपने वही लिखना है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 7। प्रोडक्ट में यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, जो ये वेरिएबल्स दिए हैं, ये इन वेरिएबल्स और इन वेरिएबल्स के बिल्कुल एक जैसे, ऐसा नहीं है कि यहाँ DIF लिखा है, यहाँ आप DIFF लिखे और यहाँ पर DIF लिखे, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। जो जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वेरिएबल कॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग से ही वो वैल्यू लेकर आएगा ना, उसी में सेव करेगा और उसी से जो है वो लाकर आपको देगा। तो इसका मतलब है कि आपने ये वेरिएबल नेम्स जो हैं वो हर जगह एक जैसे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट 60, उसके बाद क्वोशंट आप डिवाइड भी लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। मैं क्वोशंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं वही लिख रही हूँ 2, और रिमाइंडर विल बिकम 2 अगेन। ये आपके पास आउटपुट आ गई, समझ आया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने समझ आ गए होंगे। ओके, फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4 जो कंडीशन स्ट्रक्चर का आपका चैप्टर है, इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो लेकर आई हूँ कि उन्होंने कहा है कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर का मतलब है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई अ सेम नंबर विद 2 टाइम्स सो इट विल बिकम योर स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या किया कि n एक वेरिएबल जो है वो लिया, तो मेमोरी में क्या होगा, n एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। ये मेमोरी है, मेमोरी में n एलोकेट होगा, ठीक। स्कैनफ लिया, इसका मतलब है यूज़र से वैल्यू गेट करें, यूज़र अपनी मर्ज़ी से वैल्यू जो है वो यहाँ पर, या आपने स्ट्रक्चर को फॉलो ज़रूर करना है, %d और उसके बाद जो है %, और फिर आगे जो वेरिएबल है वेरिएबल नेम आएगा, ठीक है। तो वो फ़र्ज़ करें यूज़र ने एंटर किया मेमोरी में लाइक 11 एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर चेक करेगा कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा है, चेक करना है ना कि n ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, n की वैल्यू 0 तो नहीं है ना। अगर वैल्यू 0 होगी तो वो फिर कैलकुलेट नहीं करेगा, लेकिन अगर वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि कोई वेरिएबल में वैल्यू इनपुट की गई है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रिंट स्क्रीन पर क्या आएगा, printf द स्क्वायर ऑफ %d, यहाँ पर %d में 11 आ जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 11, क्योंकि यहाँ n है, ये इसके अकॉर्डिंग दे रहा है और ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो दे रहा है, तो n मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि इट विल बिकम योर 121। तो स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले होगा द स्क्वायर ऑफ 11 इज़ 121, जैसे कि आपकी यहाँ पर बुक में भी गिवन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी बुक में गिवन है एंटर द नंबर 4 एंड द स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16, समझ आ गया। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो आप वैल्यू इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी, समझ आ गई।
फ्रॉम योर पेज नंबर 80। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आए। ठीक है, इंट एम मीन्स मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो एंटर किए हैं और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ग्रेड डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसका मतलब है कि एम जो है वो आपके पास एक वेरिएबल आ गया, इस वेरिएबल को यूज़र से गेट करना है। ठीक है, यूज़र से वैल्यू जो है वो ले लेनी है। यूज़र ने फॉर एग्जांपल एंटर किया 72। ठीक है, तो क्या होगा, वो डिस्प्ले अब यहाँ पर जो है वो चेक होगा। ठीक है, इफ़ 72 इज़ ग्रेटर देन 80 एंड का मतलब है दोनों कंडीशंस को एक टाइम में ट्रू होना लाजमी है। ये 80 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन यहीं पर फॉल्स होगी। जब कंडीशन यहीं फॉल्स होगी तो ये वाली इफ़ की कंडीशन जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो चेक करेगा इफ़ 72 इज़ ग्रेटर देन 70 दैट इज़ ट्रू एंड 72 इज़ लेस देन 79 अगेन ट्रू। ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी एक टाइम में ट्रू हो जाएंगी, तो इसका मतलब है आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, तो आपकी स्क्रीन पर जो है वो ग्रेड बी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन में गिवन था, यू हैव द वैल्यू 66। ठीक है, तो 66 वैल्यू अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करूँ, तो ऐसा है कि नहीं है कि आपकी ग्रेड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। 66 60 से 70 से तो बड़ा नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, 66 इज़ ग्रेटर देन 60 दैट इज़ ट्रू एंड 66 इज़ लेस देन 69 दैट इज़ अगेन ट्रू। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक टाइम में ठीक होगी, तो इसका मतलब ग्रेड सी जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। समझ आया? तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को रीड आउट कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपका ये था कि अगर यूज़र से वैल्यू एक एंटर की है और यूज़र ने वैल्यू ये, क्योंकि आपके पास प्रिंटफ स्कैनफ और प्रिंटफ स्कैनफ कह रही हूँ, आपके पास इफ़ और एल्स इफ़ कंडीशन, यानी कि आपके पास डबल इफ़ कंडीशंस के साथ जो है वो आपके पास आ रहा है, तो आपने उसको जो है वो ध्यान से देखना है। ठीक है, कि यूज़र ने एक वैल्यू एंटर की है और उसके बाद वो चेक करें कि ये वैल्यू अगर 0 है तो वो वैल्यू ये इस कंडीशन पे नहीं आएगा और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा द नेगेटिव वैल्यू और द 0 वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू एंटर की है, प्रॉपर वैल्यू पॉजिटिव एंटर की है, तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो यू हैव एंटर द पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर ये सबसे पहले डिस्प्ले होगा। फिर अगली कंडीशन चेक ये करेगा कि अगर n%2, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर चेक करेगा कि 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू एंटर की 19। ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो स्क्रीन पर चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, वो इस लूप के अंदर जो है वो आ गया। इस लूप में सबसे पहले यानी कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ यू हैव एंटर द पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट इफ 19 इज 19%2, परसेंटेज अगर कैलकुलेट होगी तो उसका मतलब है रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, तो ये चेक करेगा क्या रिमाइंडर 1 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है ना, तो इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एल्स की कंडीशन ट्रू होगी। एल्स की कंडीशन में यहाँ पर जो है वो साथ ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, ये आपके पास ये दो कंडीशंस, ये वाली और ये वाली, ये दो आपके पास स्टेटमेंट जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। एल्स वाली कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई थी और आपका जो है वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। समझ आया? अब जैसे यहाँ पर है यूज़र ने एंटर किया था 8, तो 8 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, वो भी डिस्प्ले हो गया और पॉजिटिव के साथ ये नंबर इवन था, इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई थी तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ दैट नंबर इज़ एन इवन। ओके, आपके पास जो है वो पेज नंबर 90 पे चैप्टर नंबर 4 की जो है वो एक्सरसाइज में आपके पास आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए जो है ये क्वेश्चन है। अगेन वही आप मेमोरी बनाएं चेक करने के लिए और साथ जो है वो उसकी आउटपुट डिस्प्ले जो है वो देखते जाएं। ठीक है, मेमोरी में क्या होगा, आपके पास n, काउंट और सम, ये 3 वेरिएबल्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू असाइन की हुई है दैट विल बिकम 28, काउंट की वैल्यू 15 और सम की वैल्यू जो है दैट इज़ 30। ठीक है, आपके सामने ये आ गई। नेक्स्ट में उन्होंने जो है वो कंडीशन चेक की है, क्या 20 n की वैल्यू है ना, 28 वैल्यू ग्रेटर देन 25 है, दैट इज़ फॉल्स कंडीशन। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो इफ़ की कंडीशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी।
एल्स की कंडीशन पे आएंगे तो एल्स की कंडीशन पे यहाँ आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है सम इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो आपके पास आएगा काउंट इज इक्वल टू काउंट -5। अगर वेरिएबल दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि वैल्यू असाइन हो रही है तो यहाँ पर काउंट की जो है तो इसमें -5 आ जाएगा क्योंकि काउंट -5 है, तो काउंट की वैल्यू में -5 होगा तो ये आपके पास काउंट की वैल्यू हो जाएगी 10। अब ये जो है वो 15 रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह जो आपके सामने आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट वन सम इज इक्वल टू सम प्लस n, तो सम की वैल्यू में n की वैल्यू प्लस हो जाएगी, दैट विल बिकम 28। तो इन दोनों को प्लस किया तो वो आ जाएगा आपके पास 58। ये ख़त्म हो गया। स्क्रीन पर जो है वो जब डिस्प्ले होगा आउटपुट में, आपके पास आउटपुट आ रही है काउंट, तो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगा काउंट इज इक्वल टू काउंट की वैल्यू जो थी दैट इज 10 और सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू थी आपके पास 58। ये इस तरह से है आपके पास जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाला। आपके पास CH जो है वो एक करेक्टर वेरिएबल है। ठीक है, तो मेमोरी में जो है वो क्या होगा कि एक मेमोरी में CH के नाम से एक वेरिएबल डिस्प्ले होगा बनेगा और उस वेरिएबल को जो है वो C असाइन होगा, C उसको असाइन हो रहा है। ठीक है, ये मेमोरी है, मेमोरी को C असाइन हो गया। अब यहाँ पर स्विच की कंडीशन है, स्विच की कंडीशन जो है वो CH जो वेरिएबल है चेक करेगा क्या केस जो है वो A है, क्या ये वेरिएबल आपके पास A है, नहीं है, B है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। ये C, D और E में से कोई एक होना चाहिए, तो ये C है, ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है जो इसकी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, तो इसकी आउटपुट जो है वो क्या डिस्प्ले होगी, गुड बाय। तो यहाँ पर गुड बाय जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। फर्ज करें अगर ये वेरिएबल आपके पास फॉर एग्जांपल A होता तो वो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करता, गुड मॉर्निंग। B होता तो डिस्प्ले होता हैव अ नाइस डे। E होता तब भी गुड बाय डिस्प्ले होता। समझ आ गया? तो जो वेरिएबल यहाँ असाइन किया है वो वेरिएबल यहाँ चेक हो रहा है। ओके बेटा, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आपको किस तरह से इन क्वेश्चन को डील करना है। अभी जैसे मैंने आपको मेमोरी बताई कि कैसे मेमोरी में बनानी है और कैसे उसको डिस्प्ले करना है, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर अगेन क्वेश्चंस हैं कि मेमोरी और उसकी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपके पास ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल्स हैं x, y और z वेरिएबल्स, 7 इंटीजर्स जो है वो इंटीजर्स कह रही हूँ यहाँ पर, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। ये आपके सामने ये इस तरह से वेरिएबल्स ये बना। ठीक है, x को वेरिएबल असाइन वैल्यू असाइन हुई 2, 3 एंड 6। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास आंसर 1 चेक होगा, z डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो z की वैल्यू मैं यहीं पर कैलकुलेट आपको करके दिखा रही हूँ। z की वैल्यू आपके पास है 6 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है गिवन कि x प्लस z प्लस, यहीं पर मैं आपके लिए लिख रही हूँ x की वैल्यू अगेन 6, सॉरी x की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू आपके पास जो है वो है 3 प्लस और 2 है, तो यहाँ लिखा हुआ तो 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट होगा, आपके पास 2 और 6 ये दोनों प्लस हो रहे थे, दैट विल बिकम 8 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5। ये दोनों डिवाइड होंगे और ये याद रखिएगा डिवाइड होने के बाद आपके पास जो है इसका क्वेश्चन जो है वो आपके पास आंसर आएगा, तो इसका क्वेश्चन जो है वो आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, इसका कैलकुलेट हुआ तो क्या होगा, x की z की वैल्यू आपके पास है 6 प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट हुई 6 2 ज़ा 12 और इधर मल्टीप्लाई हुआ 3 और 2 5, तो 12 प्लस 5 12 कह रही हूँ यहाँ पर, फिर ये डिवाइड हुआ ना तो ये आपके पास जो आया 3,
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास जो है ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई 9। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अब स्क्रीन पर डिस्प्ले होनी है परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। इस परसेंटेज डी का मतलब ये वाली वैल्यू, इस परसेंटेज का मतलब ये वाली वैल्यू, और इसका ये वाली, क्योंकि ये बारी बारी एक ही वेरिएबल्स के साथ सीक्वेंस में जो है वो चल रहे होते हैं। तो आपके सामने इसका मतलब है कि आंसर 1 की वैल्यू 36, स्क्रीन पर सिर्फ ये डिस्प्ले होगा 36, क्योंकि स्लैशन नहीं है तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, सामने आएगा, ठीक है, बल्कि साथ आएगा, ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो है वो दिया होता गैप के लिए टैब भी, तो इसका मतलब एक गैप के साथ आता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गैप नहीं दिया, तो इसका मतलब है वो यहाँ पर आपका गैप डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और साथ ही जो है वो आएगा 9, ऐसे डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ पर स्लैश टी की जगह स्लैश एन होता, तो इसका मतलब है तब नेक्स्ट लाइन में तो ये डिस्प्ले ऐसे आता 1 और 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप लोगों को जानने के लिए, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है a इज इक्वल टू 4, b और c की वैल्यू आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है। तो a को वेरिएबल असाइन हुआ, वैल्यू असाइन हुई 4, b की कोई वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू जो है वो आपके पास है 2.3, ठीक है। तो क्या होगा, b कैलकुलेट होगा कि a को c से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास जो है वो आया, बेसिकली ये पॉइंट वाली वैल्यू आएगी 9.2, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर टाइप है b की वैल्यू, तो इसका मतलब है 9, b में वैल्यू जो है वो 9 डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो आपके सामने जब स्क्रीन पर प्रिंट एफ होगा, या आपके पास प्रिंट एफ है, तो स्क्रीन पर आउटपुट जो है वो क्या डिस्प्ले होगी 9। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो मैंने आप लोगों के लिए दिया था वो ये है कि आपके पास ये, क्योंकि मैं इसलिए बनाया ताकि आप लोगों के जो ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस थे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर आपको क्वेश्चन कोई आता है तो आप उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे वेरिएबल्स कौन से ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व होते हैं। ये मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पर बता रही हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 7 डिवाइडेड बाय परसेंटेज और 4, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके सामने पहले जो है वो ब्रैकेट बॉडी मास वैल्यू सॉल्व होती है ना, तो आपके पास सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो वो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 और 1 6 प्लस 7 परसेंटेज 4। अब क्योंकि आपके पास प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई और परसेंटेज एक ही प्रेसिडेंस में इवन डिवाइड भी आती है, तो आप सबसे पहले जो है वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 डिवाइड 7 परसेंटेज 4। इस दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आया 2 प्लस 7 और 4, ये दोनों नेक्स्ट में सॉल्व होंगे, प्लस 7 और 4 जो है वो सॉल्व हुआ तो आपके पास, क्योंकि मैंने आपको अगेन बताया परसेंटेज है, तो 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 1 ज़ा 4 होता है, तो आपके पास 1 जो है वो इसका मौजूद होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करके देखें कि 7 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है, सॉरी इसका रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर इसके पास जो है वो 3 है, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो जब डिस्प्ले करने की बारी आएगी, ए को डिस्प्ले करवाना है, तो ए वेरिएबल में आपकी ये सारी कैलकुलेशन थी, तो स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटपुट जो है वो 5 डिस्प्ले होगी। समझ आया?